जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी प्लस पीईटी का एग्जाम देने वाले तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। क्या बताना है आपको? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंधु, भोगवा, रावी या फिर घग्गर। तो जब हम बात करेंगे लोथल की, तो लोथल किस राज्य में? तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। यहां से क्या मिला? तो मनके बनाने के कारखाने। क्या हो जाएगा? तो मनके बनाने के कारखाने। और क्या हो जाएगा? तो गोदीवाड़ा हो जाएगा। तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही उत्तर हो जाएगा भोगवा। क्या होगा? तो भोगवा। लोथल किस राज्य में? तो याद रखेंगे गुजरात हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से कि प्रश्न को देखना है। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, छांदोग उपनिषद, केनो उपनिषद। तो बताना है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो जब बात करेंगे सत्यमेव जयते की, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होती है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसे देवनागरी लिपि में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे अंकित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अरष्टनेमी। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही फायदा होगा। प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अरष्टनेमी। आपको पता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे 23वें तीर्थंकर की, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। चौथा प्रश्न है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो कलिंग युद्ध की बात करेंगे तो ये 261 ईसा पूर्व में। कब? तो 261 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से द्रवित होकर अशोक ने युद्ध नीति त्याग करके क्या अपनाया? तो धम्म घोष अपनाया। युद्ध नीति वेरी क्या त्यागा था? तो बेरी घोष। क्या हो जाएगा? तो वेरी घोष को त्याग करके क्या अपनाया? तो धम्म घोष हो जाएगा। क्या अपनाया? तो धम्म घोष हो जाएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया, इसलिए याद रखना है। अगला है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार में थे? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा। क्या होगा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में क्या थे? तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद। बात करेंगे अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद की, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। इसमें पेशवा यानी पेशवा को क्या था? तो प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता था। बात जब होगी अगले प्रश्न की, तो पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? बंगाल का विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? रिपन, करजन, डलहौजी या फिर मिंटो। तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ?
तो राइट आंसर हो जाएगा करजन। क्या हो जाएगा? तो करजन हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर करजन हो जाएगा। करजन ने 1905 में कब? तो करजन ने 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा करजन। सातवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? तो एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था? तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जबकि सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, और केवल जब पहली महिला पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, सही उत्तर जरूर करेंगे। 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? तो 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, किसके बीच में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग हो जाएगा। बात करेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो है अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। अध्यक्षता किसने की थी 1916 का लखनऊ अधिवेशन? तो अंबिका चरण मजूमदार में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। साथ ही कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल भी पुनः एक हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी द्वारा किस जो है आयोग का गठन किया गया? क्या पूछा गया है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा किस आयोग का गठन किया गया? बताइए कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा हंटर आयोग। क्या होगा? तो हंटर आयोग हो जाएगा। बात करेंगे हम किसकी? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्या हो जाएगा? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर? तो अमृतसर, पंजाब में। अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। यह प्रसिद्ध तराना क्या हो जाएगा? तो तराना ये हिंदी देशभक्ति गीत प्रसिद्ध उर्दू कवि किसकी है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा। कब? तो 1904 में लिखा गया। अगला है, सिलेबस में जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में दिया हुआ है, हम उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को लिया है, तो अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। सह्याद्री के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर सतपुड़ा? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है किसको? तो पश्चिमी घाट को। सह्याद्री के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैले पर्वत श्रेणी को पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहा जाता है। यह जैव विविधता का एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। क्या है? तो वुलर झील है, याद रखेंगे। वुलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, जो झेलम नदी से जल प्राप्त करती है। किससे? तो झेलम नदी से। अगला है, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा असम में। कहां पर? तो असम में। किस नदी पर? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है और इसे असम का अलग जिला भी जो है घोषित किया गया है। अगला है, सोनमर्ग और गुलमर्ग पर्वतीय स्थल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सोनमर्ग और गुलमर्ग पर्वतीय स्थल पूछा गया है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? तो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम की बात करेंगे तो ये मेघालय में है। कहां पर है? तो मेघालय में स्थित है। कहां पर? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मासिन राम अपनी कीपाकार पहाड़ी बनावट के कारण दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज करने वाला स्थान है। अगला है,
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है किसको? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले ऑपरेशन फ्लड और अमूल की नींव रखने के कारण श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब हुआ? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ? तो राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। कब? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। क्या? तो 1 अप्रैल 1935 भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसे भारत का, अब बात करेंगे भारत सरकार का केंद्रीय बैंक बनाया गया। भारत में पहली बार 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में। कब किया गया था? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े निजी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है, नाबार्ड बैंक का मुख्य कार्य किसे ऋण वित्त प्रदान करना है? क्या होगा? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास को। किसको? तो कृषि और ग्रामीण विकास राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की बात करेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1942 को। समिति कौन सी थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। यह कृषि, लघु उद्योग और ग्रामीण बुनियादी ढांचे की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का सूचकांक क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेंसेक्स हो जाएगा। क्या होगा? तो सेंसेक्स राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया। जैसे प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ना, मौलिक कर्तव्य शामिल करना, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो ये है अनुच्छेद 61 में। किसमें है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने के आरोप में संसद की किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और 3 और हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला है, मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संशोधन द्वारा किया गया। कौन सा संशोधन था? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कौन सा था अधिनियम? तो 1988 का, जो कि 1989 में लागू हुआ। के माध्यम से क्या हुआ? 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, आसान प्रश्न, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण किया जाता है। क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल। गुर्दे यानी किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल, यानी जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अधवृ ग्रंथि से एड्रिनल और क्या, तो एड्रिनलिन और एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं जो शरीर में सोडियम का संतुलन बनाकर रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस जिसको कहते हैं, वास्तव में क्या होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त का थक्का बनने का कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के यकृत में प्रोथ्राम्बिन जैसे थक्का जमाने वाले कारकों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो चोट लगने पर बहते खून को रोकने में मदद करता है। अगला है, आपको पता है कि आपके सिलेबस में हिंदी भी है, तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द की बात करेंगे तो इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इति धन आदि हो जाएगा। क्या होगा? तो इति धन आदि हो जाएगा। क्या होगा? तो इति धन आदि। तो क्या होगा? ई प्लस क्या होगा? तो ई धन आ मिलकर के क्या बन जाएगा? तो या बन जाएगा। इत धनादि यानी ई प्लस आ मिलकर के या बन जाएगा। तो आपको पता है जब स्वर ई बड़ी छुटाऊ बढ़ाऊ जिसको कहते हैं ऋण के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? तो या वा रा हो जाता है। मैंने कई बार बताया उनके स्थान पर क्या हो जाता है? तो या रा वा हो जाता है। क्या? तो या रा वा हो जाता है। तो यहां पर संधि क्या हो जाती है? तो यण संधि हो जाती है। तो इत्यादि यानी इति धन्याद क्या हो जाएगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि हो जाएगा। ई और आ मिलकर यह बन गया, तो यहां पर यण संधि हो जाएगा। क्या? तो यण संधि हो जाएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यण संधि राइट होगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा यानी अंधे की लाठी। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल हो जाएगा। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि और समुद्र की आग बड़वानल। जंगल की आग दावानल, पेट की आग जठराग्नि, समुद्र की आग बड़नावल। तो गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखिए क्या होगा? बड़वानल हो जाएगा समुद्र की आग। निम्नलिखित में से गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरुड़ का पर्यायवाची खगेश होता है। गरुड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गरुड़ का पर्यायवाची खगेश। गरुड़ को पक्षीराज या खगेश यानी पक्षियों के ईश कहा जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची वैंती, नागंतक और सुपर्ण है। तो गलती नहीं करना है, याद रखना है। अस्थावर शब्द का विलोम क्या है? तो अस्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। अस्थावर का विलोम जंगम। अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक के रचयिता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा 1881 में लिखा गया एक प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक क्या था? तो प्रहसन यानी नाटक था। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में बहुवीर समास है। क्या है? तो बहुवीर समास है। मैंने आपको बताया है कि पीताम्बर यानी पीत है अंबर वस्त्र, यानी पीत है अंबर मतलब वस्त्र जिसका किसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु भगवान। यहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं, अतः बहुवीर समास होगा। आपको पता है जब दोनों पदों को छोड़ करके किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें, जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, पीतांबर यानी पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण भगवान विष्णु, तो यहां पर जब तीसरे पद की तरफ इशारा है तो वह वीर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वह वीर समास हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा ये कवित्री हो जाएगा। क्या होगा? तो कवित्री इस प्रकार लिखा जाएगा। आंख का तारा होना सही का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। अगला है अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा विष। अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम विष हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का क्या पूछा गया है? तो राजकीय पशु पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। क्या है? तो बारहसिंघा हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस जिसको क्रांच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष हमने बताया क्या है? अशोक है। और राजकीय पुष्प पलाश यानी टीसू क्या है? तो पलाश और टीसू है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस क्रांच हो जाएगा। क्या होगा? तो सारस क्रांच हो जाएगा। अगला है चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित? तो चरकुला नृत्य संबंधित है ब्रजभूमि से। किससे? तो ब्रजभूमि से संबंधित है। चरकुला ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा आगरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें महिला नृत्य की सिर पर 108 दिया वाला चरकुला पिंजरा रथ की पहिया रखकर नृत्य करती हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। कहां पर? तो वाराणसी हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। कितना? तो 650 किलोमीटर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो 240 है। पूर्व से पश्चिम 650, उत्तर से दक्षिण 240। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब? तो 5 जून को। कब? तो 5 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 1974 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? तो द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? केरल हो जाएगा। कथकली जो है ये केरल है, कथक उत्तर प्रदेश का, और कथकली जो है ये केरल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो कथकली केरल हो जाएगा। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को लिया था, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।